This conference will तो now be बेसिकली recorded. कुबरनेट का यूज क्या है, क्यों यूज होता है, क्या है, किस लिए लाया गया है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली एक्चुअली में कुबरनेट का यूज करने का हमारा मेन मोटिव क्या है। तो एनीवन को बताएगा व्हाट इज कुबरनेट का यूज? बलोदी, गोपाल, विकास। बताओगे गाइस? एनीवन? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है मुझे। देखो बेसिकली जो कुबरनेट्स है ना, कुबरनेट्स को जो यूज करा जाता है गाइस, वो बेसिकली आपके 3 चीजों के लिए यूज है। तो 3 वर्ड में ही मैं कुबरनेट की डेफिनेशन खत्म कर रहा हूं। हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी, एंड तीसरा डिजास्टर रिकवरी। तो बेसिकली जो क्यूब का काम है, क्यूबरनेट्स का, बेसिकली वो आपका यूज है इन 3 चीजों का, स्केलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी एंड हाईएबिलिटी। लाइक कि सपोज करो कि आपने एक मशीन ली और इस मशीन पे यू कैन क्रिएट द कंटेनर, और इन कंटेनर्स पे आपने पर्टिकुलर कोई अपनी XYZ नाम की ऐप डिप्लॉय करी है। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हाई एबिलिटी या डिजास्टर रिकवरी का मतलब है कि ये इन सब चीज की बैकबोन के भी प्रोवाइड कराएगा। लाइक अगर कोई भी डेटा वगैरह लॉस होता है तो हम रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो कंटेनर्स पे जो भी एप्लीकेशन बनाई है, साथ के साथ ये इसको क्या करता है, ऑटो स्केलिंग भी डिप्लॉय कराता है। लाइक कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई सर्वर क्रैश भी हो जाता है या आपका पर्टिकुलर कोई कंटेनर क्रैश हो जाता है, तो ये इन सबको मैनेज करने में, रिकवर करने में कंप्लीटली आप करता है। तो लाइक एक तरीके से मैं बोलता हूं, तो दिस इज अ वर्क एज अ क्लस्टर। क्लस्टर इज अ कलेक्शंस ऑफ सर्वर्स, कलेक्शंस ऑफ योर सर्वर्स। कि लाइक कि अगर आपकी कोई भी रिसोर्सेज हैं, वो अगर फेल्ड होती हैं, तो सेम रिसोर्सेज आप दूसरे सर्वर से मैनेज कर सको। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? कि अगर आपकी कोई भी रिसोर्सेज पर्टिकुलर एक सर्वर पे फेल होती है, तो आप उसको दूसरी लोकेशन से मैनेज कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? सो बेसिकली कुबरनेट का इसलिए ज्यादा है कि हाई एबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब हम ऑन प्रेमाइज काम करते थे, तो ऑन प्रेमाइज के अंदर हमें हर चीज मैनुअली फिजिकल चीजें लगानी पड़ती थी। यानी कि फिजिकल सर्वर्स लगाए तो फिजिकल सर्वर की कॉस्ट आती थी हमारी, ठीक है ना। ऑटो स्केलिंग वाले का ऑप्शन नहीं था, स्केलेबिलिटी का ऑप्शन नहीं था। डिजास्टर रिकवरी के लिए भी हमें क्या, बैकबोन में अपने बैकएंड सर्वर्स लगाने पड़ते थे। बट यहां पर क्या है कि यहां पर हमारी जो एक्टिव रिसोर्सेज हैं, यहां पर क्या है कि एक फिक्स कॉस्ट आ रही है कि आप बैकएंड में कितना सर्वर ले रहे हो, रिकवरी के लिए आप कितने सर्वर यूज कर रहे हो, कितने स्टोरेज इसका यूज कर रहे हो, किस टाइप का सेटअप बना रहे हो, वो सारी की सारी चीज पर आपको स्टार्टिंग में ही आपकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी। लेकिन जब से हमारा कॉन्सेप्ट आया है डेवऑप्स का,
तो डेवऑप्स के अंदर जो एक टीम बनाई गई है गाइस, उस टीम के अंदर ये जो टूल डाला गया है वो टूल ये है कि ये कंप्लीटली हमारी कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए काम आता है। कि अगर आपका कोई भी XYZ फेलियर होता है, आपका सिंगल फेलियर भी होता है, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली उस फेलियर को ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकंड डिप्लॉय करके आपको दे देगा। बलोदी कुछ बताओगे कुबरनेट के बारे में? गोपाल और विकास तो नहीं, इससे जब पूछते हैं तभी गायब हो जाता है धीरे। हाँ बलोदी विवेक, आपसे जब पूछा जाता है तभी गायब हो जाते हो सो बेसिक जो काम है ये कुबरनेट का है। और अगर मैं बात करता हूं तो कुबरनेट जो है ना, एक लुक लाइक का, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ लुक लाइक अ फ्रेमवर्क। तो कुबरनेट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि मैं यहां लिखता हूं कि इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड करना हो कुछ भी चीज, एंड किसी भी चीज का प्लेटफॉर्म आपको सेटअप करना है। तो इट लुक लाइक अ वर्क एज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज, एक कस्टमाइज सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको बिल्ड प्रोसेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, या आप पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म भी, किसी भी चीज के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। एंड कुबरनेट जो इट इज अ पार्ट ऑफ गूगल, ये जो कुबरनेट है इसको किसने डिप्लॉय करा है, गूगल ने। तो इट डेवलप्ड या डिजाइन बाय गूगल। तो गूगल पहले इसको यूज करता था, गूगल यूज फॉर दिस टूल विद द नेम ऑफ बॉर्ग सिस्टम। तो गूगल इसको, ये गूगल का टूल है आपका, गूगल डेवलप्ड गूगल डिजाइन कुबरनेट in 21 July 2015. The version number is 1.0। तो जो इसका पहला वर्जन लॉन्च करा गया था गूगल ने, ये 21 जुलाई 2015 को लॉन्च करा गया था। एंड इससे पहले गूगल जो इसको यूज करता था, इसका जो नाम था वो था बॉर्ग सिस्टम। तो गूगल इसको इस नाम से सर्व करता था। गूगल जो इसको यूज करता था, बॉर्ग सिस्टम पहले कुबरनेट का नाम था। लेकिन जब इसको ऑफिशियली ओपन सोर्स करके इसको पब्लिश करा गया तो इसको किसके नाम से कर दिया गया था, बॉक्स सिस्टम्स को कुबरनेट्स के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था मार्केट में। और इट्स फाउंडेड बाय जियोबेट, यानी कि इसको जो डेवलप करा गया था, इट्स फाउंड बाय जियो, एक तो यार अंग्रेजों के ना नाम में ना, जियो बेटा, ये क्या है बेटा, ब्रैंडन बर्न्स एंड और इसको जो फाउंड करा गया था इन 3 कैंडिडेट्स के थ्रू फाउंड करा गया था, जियोवेट, ब्रैंडम बर्न्स एंड कैरिक मैक्यूकी इन 2014। तो गाइस इन 3 बंदों ने मिलकर इस टूल्स को डिप्लॉय करा था इन 2014, जिसका नाम रखा गया था बॉर्ग सिस्टम। एंड बाद में इसको ही, बॉक्स सिस्टम को ही गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था इन जुलाई 2015
with the name of Kubernetes. Or basically, it is a one kinds of framework. With the help of this framework, you can just provide the high ability, disaster recovery, scalability, and framework. Like a framework look like a building process, distributed करने आपको या आपको कोई भी प्लेटफॉर्म करना है. बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कुबरनेट कंपोनेंट्स. यहाँ पर जो हमें सबसे ज्यादा चीज का ध्यान रखना है वो है हमारे कुबरनेट कंपोनेंट्स की. तो अगर हम कुबरनेट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कुबरनेट कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं. तो गाइस कुबरनेट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं. द पहला कंपोनेंट है इसका एपीआई सर्वर. सेकंड इसका बात करता हूं कंट्रोलर मैनेजर. थर्ड इज शेड्यूलर. फोर्थ इज एक्टसीडी क्लस्टर. तो ये इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं. इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूं कुछ कॉम्बिनेशन, तो एक्टसीडी क्लस्टर के बाद क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट एंड डॉकर. तो ये इसके कोर कंपोनेंट्स हैं. बट डॉकर क्या है, ये इज ऑप्शनल है, क्यूब प्रॉक्सी ऑप्शनल है. अब ये कंपोनेंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करें इन्होंने दो कैटेगरीज में, यानी कि इन कंपोनेंट्स को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है. कैटेगरीज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है कि कुबरनेट आप कभी भी करेंगे तो कुबरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर्स. तो कभी भी कुबरनेट सिंगल ही काम नहीं करता है. कुबरनेट कभी भी सिंगल काम नहीं करता. अगर आप कभी भी कुबरनेट का सेटअप बनाएंगे तो कुबरनेट के साथ दो चीजें होती हैं. एक होता है सर्वर, एक होता है सर्वर, और उसके साथ दो होते हैं स्लेव. तो आप दो से ज्यादा भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, चॉइस इज योर. जिनको गाइस हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव या मास्टर एंड वर्कर नोड. इनको मास्टर सर्वर को मेन को बोला जाता है मास्टर, या और स्लेव को बोला जाता है वर्कर नोड. सो मास्टर या वर्कर नोड्स ये इस तरीके से आपके काम करते हैं गाइस. हम मास्टर नोड को एज ए वर्कर नोड यूज नहीं कर सकते क्या? करना चाहते हो तो कर सकते हो. ओके. करना चाहते हो तो कर सकते हो. बट एक एंटरप्राइज नेटवर्क पे देखें तो हम इंडिविजुअली डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका एक बैकबोन क्रिएट नहीं होगा. बैकबोन कैसा मतलब? डिजास्टर, मास्टर नोड फेल हुआ तो वर्कर भी गया ना, क्योंकि वर्कर नोड गया तो मास्टर भी गया. अगर ऐसे भी तो अगर मास्टर नोड गया तो गया. मास्टर नोड अगर डाउन गया तो वर्कर नोड तो काम है ना, क्योंकि मास्टर नोड पे बेसिकली डिप्लॉयमेंट होता है हमारा. बट कंट्रोलिंग पैनल तो वर्कर नोड्स के ऊपर है ना. लाइक हमारे जो भी पॉड्स हैं या कंटेनर्स बने हुए हैं वो हमारे वर्कर नोड्स पर है. तो वर्कर नोड इज जस्ट लाइक अ क्लस्टरिंग पार्ट, कि एक हमने क्लस्टर बनाया है तो मास्टर लुक लाइक अ क्लस्टर,
और ये क्लस्टर है वो कितने नंबर ऑफ सर्वर्स को, कितने नंबर ऑफ वर्कर नोड्स को मैनेज करेगा। तो चॉइस ऑफ यूर कि आप एक से ज्यादा मास्टर नोड्स भी बना सकते हो, आप मल्टीपल वर्कर नोड्स भी बना सकते हो, चॉइस इज यूर। फाइन। आप चाहो तो एक ही पर्टिकुलर सिस्टम पे दोनों चीजें भी रन कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि हर चीज हमें इंडिविजुअली करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा एक वन काइंड ऑफ लोड शेयरिंग हो। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है या नंबर ऑफ लोड्स हैं वो कितने हिट करेंगे। गॉट इन माय पॉइंट बलोदी? जी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि मास्टर या वर्कर नोड्स की, तो मास्टर नोड जो मैनेज करता है वो बेसिकली आपकी चीज जो मैनेज करता है गाइस, वो किस किस चीज को मैनेज करता है? मास्टर नोड आपके कंट्रोलर्स को मैनेज करता है, वर्कर नोड्स को। आपके वर्कर नोड को कौन मैनेज करता है गाइस? मास्टर नोड आपके वर्कर नोड्स को मैनेज करता है। दूसरा, जो आपका क्लस्टर है, जो आपका क्लस्टर है, सपोज करो दिस इज योर क्लस्टर, ये आपका एक्ससीडी क्लस्टर है। ये जो क्लस्टर है ये भी आपके किसके थ्रू मैनेज करा जाएगा? मास्टर नोड के थ्रू मैनेज करा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक्स नाम का यूजर है, लाइक आपके जितने भी यूजर्स हैं, आपके एक्स नाम के काफी सारे यूजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, दिस इज योर यूजर। तो इन यूजर्स को या एडमिन को, एडमिन हो या यूजर हो, उनको भी कौन मैनेज करेगा? मास्टर नोड मैनेज करेगा। इसके अलावा आपका कंट्रोलर मैनेजर है, या आपका मैं बात करता हूं शेड्यूलर है। कंट्रोलर मैनेजर है, या मैं बात करता हूं शेड्यूलर है। ये दोनों चीज भी आपके किसके थ्रू मैनेज करी जाती हैं? मास्टर के थ्रू। यानी कि आपका मेन पूरा का पूरा कंट्रोल क्या है? मास्टर। और मास्टर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो क्या चीज होगी? दिस इज अ एपीआई सर्वर, यानी कि वन काइंड ऑफ गेटवे। तो एपीआई सर्वर, मास्टर के पास एपीआई सर्वर है, यानी कि अगर आप किसी को भी क्लस्टर पे जाना है या किसी को भी वर्कर नोड्स पे जा काम करना है या व्हाटएवर, किसी भी टाइप की कोई भी चीज अप्लाई करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी मास्टर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी या अप्लाई होंगी या डिप्लॉय होंगी या बिल्ड होंगी। द ऑल कंपोनेंट्स कॉमन with API server only API server access the act cluster, यानी कि अगर एक्ट सीडी क्लस्टर को भी एक्सेस करना है तो ओनली एपीआई के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि मास्टर के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो। आप वर्कर नोड्स के थ्रू एक्ट क्लस्टर को, एक्ट सीडी क्लस्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। एनी यूजर, कोई भी यूजर हो या एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक्सेस our communication with act cluster via API server only। अगर पर्टिकुलर किसी एडमिन यूजर को या अदर यूजर को भी क्लस्टर को एक्सेस करना है गाइस, तो वो एपीआई सर्वर के थ्रू ही करेगा, और यहां पर हमें क्लस्टर ही बनाना पड़ता है। सो
सारी चीजें हमारी इसी के थ्रू होंगी। अब मैं बात करता हूं कि वर्कर नोड्स, कि वर्कर नोड को कौन मैनेज कर रहा है, एपीआई। बट वर्कर नोड की बात करें तो वर्कर नोड पर भी हमारे तीन टूल्स, तीन कंपोनेंट्स काम करते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं गाइस? पहला आपका जो कंपोनेंट्स है वो है आपका क्यूब सीटीएल, सॉरी क्यूब प्रॉक्सी। अगर आप कोई भी वर्कर नोड बनाएंगे उस पर क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब सीटीएल, सॉरी क्यूबलेट एंड डॉकर, ये तीन चीजें होना जरूरी है। साथ में एक और चीज इस पर होती है, द नेम इज कॉल्ड पॉड्स। नेम इज कॉल्ड पॉड्स। पॉड के अंदर डॉकर होगा शायद। क्या जी? अंदर डॉकर होगा ना, डॉकर तो कंटेनर के लिए यूज होता है। और ये हमारा कंटेनर है, पॉड्स भी है, यहाँ पे अदर नेम दे रखा है कंटेनर। तो पॉड इज नथिंग, पॉड्स को यार गाइस सर्विस नहीं है। पॉड्स इज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर एंड इट्स मैनेज बाय कुबलेट। तो जो भी आप कंटेनर्स बनाओगे वो एक कंटेनर्स को जो कंट्रोल पैनल करेगा यानी कि मैनेज करेगा, पॉड्स के थ्रू करेंगे। और पॉड्स को जो मैनेज करेगा वो क्यूबलेट करता है। तो अगर आप कोई भी वर्कर नोड्स बनाओगे, फाइन, तो ऑटोमेटिकली आपका मास्टर और स्लेव भी बनाना। आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपका मास्टर और स्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो, तो आप ऑटोमेटिकली भी मास्टर एंड स्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप मैनुअली मास्टर ऐड करना चाहते हो या मैनुअली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना चाहते हो, तो आप मैनुअली भी ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। सो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज मैनेज करते हैं। तो बेसिकली जो कुबरनेट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर, शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, एक्ट क्लस्टर, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, डॉकर, पॉड्स। तो ये इन सारी चीज का एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन है। सो अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूं कि लाइक कि क्यूब प्रॉक्सी का बेसिकली काम क्या है, वन बाय वन अब हम चलते हैं कि एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, एडमिन यूजर, एक्ट क्लस्टर, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, डॉकर, वर्कर नोड्स। तो इन सब का क्या काम है? तो गाइस सिंपल सा है कि द कुबरनेट सपोर्ट मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर। तो एक्ट क्लस्टर है ना, इस तरीके से क्या है कि कुबरनेट भी आपका सपोर्ट करता है मल्टीपल वर्चुअल क्लस्टर। गाइस होल्ड करना।
इज इट क्लियर गाइस? इतना अभी तक तो कोई डाउट नहीं है मार्केट माइंड में, सॉरी नॉट इन मार्केट मार्केट। में कोई डाउट नहीं है। क्या कह रहे हो बलोदी? एक मिनट यार मार्केट में अभी कोई डाउट नहीं है। मार्केट में सब दूसरा पता है। नाम मत ले भाई, इस बार लगा ना तो पता नहीं कितनों की नौकरी लेके जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं गाइस कि ईच नोट्स की पहले हम बात करते हैं। नोट्स का मतलब है गाइस वर्कर नोट्स की हम बात कर रहे हैं। तो वर्कर नोट की बात करते हैं कि ईच नोट्स हैज, वर्कर नोट्स के बारे में बता रहा हूं कि ईच नोट हैज मल्टीपल पॉट्स। सो आप एक नोट पर मल्टीपल पॉट्स यानी कि ग्रुप ऑफ, यानी पॉट्स का मतलब है कि ये आपने यहां पर एक, ये आपका नोड है, इस नोड पे आपने क्या करा है, ये कप के कंटेनर्स हैं। सो आप यहां पे जरूरी नहीं है कि एक ही पॉट्स बनाए, आप मल्टीपल पॉट्स डिप्लॉय कर सकते हो एक ही नोड्स पर। क्योंकि पॉट्स क्या है, पॉट्स मैनेज एंड कंट्रोल करता है किसको, कंटेनर्स को। तो लाइक पॉट्स 1, पॉट्स 2, पॉट्स 3, तो यू कैन रन द मल्टीपल पॉट्स। दूसरा कि अगर आप कोई भी नोट्स बनाओगे, व्हेन यू क्रिएट एनी नोट्स, सो आपको 3 प्रोसेस, थ्री प्रोसेस मस्ट है कि एवरी नोट्स पर आपको ईच नोट इंस्टॉल 3 प्रोसेसेस, आपको 3 प्रोसेसेस इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। एंड वर्कर नोट जो है, लाइक ईच नोट जिसकी हम बात करते हैं वर्कर नोट, डू द एक्चुअल वर्क। आपका जो एक्चुअल काम जो क्यूब के अंदर करता है, कुबरनेट्स के अंदर गाइस, वो आपका वर्कर नोड ही करता है। जिसमें अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम का मतलब है गाइस कि डॉकर होना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टास्क है इसके अंदर गाइस, वो है कुबलेट। क्यूबलेट इंटरफेस। तो क्यूबलेट का क्या काम है कि क्यूबलेट इंटरफेस विद बोथ द कंटेनर एंड नोड्स, यानी कि क्यूबलेट का क्या काम है, वो हमारे वर्कर नोड्स के बीच में और कंटेनर्स के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। और यही हमारे पॉड्स को मैनेज करने का काम करता है, पॉड्स को स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का, डिलीट करने का विद इन अ कंटेनर इनसाइड। और जो गाइस इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है योगेश, क्या है वो, थर्ड वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, क्यूब प्रॉक्सी। अभी मैंने 3 चीज बताई थी, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड डॉकर। गाइस तीसरा जो है क्यूब प्रॉक्सी, तो दिस इज नथिंग, दिस इज फॉर नेटवर्किंग। क्यूब प्रॉक्सी जो यहां पे काम करता है गाइस, वो आपके नेटवर्किंग के लिए काम करता है। सो लाइक कि अगर आपने कोई ऐप रन करनी है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप रन करनी है, तो इस पर्टिकुलर ऐप के लिए आपके पास क्या होगा, एक यहां पर होगा
दिस इज योर ऐप। ऐप हमेशा कहां पर चलती है? कंटेनर के अंदर होगी। एंड डॉकर एंड क्यूबलेट। और इन साथ में इन सबके बैकबोन में चलता है क्यूब प्रॉक्सी, जो कि क्या काम है जिसका? कम्युनिकेशन कराना, हर टाइप्स का कम्युनिकेशन कराना, वो सारा का सारा काम आपका क्यूब प्रॉक्सी का है। इज इट क्लियर एवरीवन? जी सर। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर मास्टर नोड की, ये तो बात कर रहे थे हम वर्कर नोड की, लेकिन अगर गाइस हम बात करते हैं मास्टर नोड की, इट शेड्यूल पॉड्स, यानी कि जो भी चीज डिप्लॉय होंगी या वो कहां से होंगी, लाइक शेड्यूल द पॉड्स। दूसरा मॉनिटर। तीसरा, अगर आपको रीशेड्यूल करने पॉड्स को, या रीस्टार्ट करने पॉड्स को, वो सारे के सारे काम आप कहां से करेंगे? मास्टर नोड से कर सकते हो। यानी कि आप सारी की सारी चीज क्या है? कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो वर्कर नोड्स का कंट्रोल पैनल है वो सारा का सारा कहां से करेंगे? मास्टर। तो यानी कि फ्रंट एंड पैनल हो गया मास्टर का और बैक एंड पैनल हो गया आपका वर्कर नोड्स का। या आपको कोई नया ज्वाइन कराना है, ज्वाइन ए न्यू वर्कर नोड्स। अगर आपको कोई नया वर्कर नोड्स भी ज्वाइन कराना है, लाइक आपका लोड इंक्रीज हो रखा है, आपने फिलहाल 2 ले रखे हैं, आपको और भी वर्कर नोड इंक्रीज करने हैं, तो वर्कर नोड्स भी आपके ज्वाइन किसके थ्रू ही होंगे? मास्टर नोड के थ्रू ही होंगे। देन ऑल मैनेजिंग प्रोसेस आर डन बाय मास्टर नोड्स। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो ऑल मैनेजिंग प्रोसेसेस आर डन बाय मास्टर नोड्स। तो जो भी आपके डन होगी वो वाया आपको मास्टर नोड्स ही होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक मास्टर नोड बना रखा है या एक से ज्यादा मास्टर नोड्स बना रखे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको डिपेंड करती हैं। वन मोर थिंग कि एवरी मास्टर नोड कंट्रोल द क्लस्टर स्टेट इन वर्कर नोड्स। तो जितने भी वर्कर नोड्स के क्लस्टर, यानी कि जो भी डेटाबेस उनके क्लस्टर में होगा, वो सारी चीज भी मास्टर नोड के थ्रू ही कंट्रोल करी जाएंगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो मास्टर नोड है, दिस इज कॉल्ड अ वन काइंड ऑफ एपीआई सर्वर। तो एपीआई सर्वर की अगर मैं बात करता हूं गाइस, यहां पर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक अ एपीआई सर्वर, तो मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं यहां पे अपना एपीआई सर्वर की, it is a one kinds of gateway. It is a gateway cluster. गेटवे क्लस्टर क्यों है? कि अगर आप देखें कि अगर किसी को भी क्लस्टर पे जाना है तो क्लस्टर पे वो वाया एपीआई गेटवे ही आएगा। यस या नो?
अगर किसी को भी क्लस्टर पे आना है तो गाइस वो वाया कहां से आएगा, वाया एपीआई गेटवे ही आएगा। तो इसको एक वन काइंड ऑफ एपीआई क्लस्टर गेटवे भी बोला जाता है। When you deploy the new applications, अगर सिंपल सा मैं अदर वर्ड में बोलता हूं तो when you deploy new application, the Kubernetes cluster communicate with API server only। तो अगर कोई भी न्यू एप्लीकेशन भी डिप्लॉय होती है तो क्लस्टर सबसे पहले आपके एपीआई सर्वर से, यानी कि विदाउट एपीआई गेटवे आप क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर दो चीज बनेंगी, यहां पर क्लस्टर अलग से बनता है और एपीआई सर्वर अलग से बनता है, और फिर हम एपीआई सर्वर और क्लस्टर के बीच में क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने वर्कर नोड्स को ऐड करते हैं अपने मास्टर नोड यानी कि एपीआई सर्वर नोड्स के साथ। दूसरा, एपीआई सर्वर प्रोवाइड अपडेट टू क्लस्टर एंड क्यूरी, यानी कि अगर किसी भी टाइप्स की अपडेट API server provide updates, API server provide updates and query to cluster, यानी कि कोई भी अपडेट्स अगर आनी है या किसी भी टाइप्स की कोई भी रिक्वेस्ट क्यूरी अगर आनी है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लस्टर को प्रोवाइड कराने का काम एपीआई का है। वर्कर नोड डायरेक्टली एपीआई के पास यानी कि अपने क्लस्टर सर्वर के पास यानी कि हमारे क्लस्टर्स के पास जा नहीं सकता है। या अदर वर्ड में बोले कि इट्स वर्क एज अ गेटकीपर फॉर ऑथेंटिकेशन। तो गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एपीआई, या आपसे पूछा जा सकता है कि एपीआई सॉरी गेट क्लस्टर गेटवे क्या होता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि गेटकीपर क्या होता है। तो द गेटकीपर या एपीआई सर्वर या आपका क्लस्टर गेटवे, ये तीनों चीज एक ही है, एपीआई सर्वर के ही नाम है, बट उनके नाम अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क के हिसाब से करते हैं। कि लाइक गेटवे का काम होता है लाइक का पास आउट द इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप्स की इंफॉर्मेशन को पास आउट करना, तो गेट कीपर का भी काम यही होता है। एपीआई सर्वर क्या करता है, द एपीआई सर्वर वैलिडेट रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अदर process such as pods, containers। तो एपीआई गेटवे का एक और काम है कि सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ क्लस्टर को दे रहा है, वो दोनों एंड का काम करता है, यानी कि वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी करेगा अदर प्रोसेसेस को
और वो रिक्वेस्ट को रिसीव भी करेगा। यानी कि ये एक मीडिएटर, एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया गया है कि कोई भी क्वेरी आएगी वो सबसे पहले यहां पर आएगी एंड ये देखेगा कि ये जो क्वेरी है ये पॉड्स के लिए जा रही है या वर्कर नोड्स के लिए आई है या एडमिन के लिए आई है या आपके क्लस्टर्स के लिए आई है या शेड्यूलर के लिए आई है या कंट्रोलर मैनेजर के लिए आई है। ये जो भी रिक्वेस्ट आपकी आई है ये किस चीज के लिए आई है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? एपीआई सर्वर काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंट्रोलर और शेड्यूलर दिस इज आल्सो वर्क इन मास्टर। ये कोई अलग से नहीं है। जिस तरीके से प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी, कुबलेट और डॉकर इसी पे चलते हैं, इसी तरीके से आपके सर्वर पर ही कंट्रोलर मैनेजर भी काम करता है और शेड्यूलर भी काम करता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपकी कहां पर चलती हैं? मास्टर पे। तो शेड्यूलर का एक्चुअली में क्या काम है? ये तो अब मैंने अभी एपीआई के बारे में बताया था कि अब मैं अगर बात करता हूं यहां पे शेड्यूलर की। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे गाइस शॉर्टकट में, अगर शॉर्टकट तरीके से मैं अगर आपको शेड्यूलर के बारे में बताता हूं, सो शेड्यूलर का जो बेसिक काम है, इट शेड्यूलर न्यू पॉड्स। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर पॉड्स क्रिएट भी करना है तो वो कहां से होगा? एपीआई सर्वर से। और एपीआई सर्वर पे जो पॉड्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं? शेड्यूलर के थ्रू है। तो शेड्यूलर भी जो आपका काम करता है गाइस वो काम करता है आपके पर्टिकुलर एपीआई सर्वर पर ही। दूसरा, अब अगर आपने यहां पर ये पर्टिकुलर शेड्यूलर यानी कि आपने एक पॉड्स बना दिया तो एपीआई क्या करेगा? द एपीआई सर्वर वैलिडेट दिस पॉड्स, रिक्वेस्ट, यो इसको वैलिडेट करेगा, देन क्या करेगा? डिसाइड्स ऑन विच नोड्स न्यू पॉड्स शेड्यूल शुड बी शेड्यूल। साथ में वो ये भी बताएगा कि आपने जो पॉड्स बना तो दिया है, एपीआई सर्वर ने उसे वैलिडेट भी कर दिया है, बट वो ये भी बताएगा कि ये जो पॉड्स हैं आपके पास मल्टीपल वर्कर नोड्स हैं। ये जो पॉड्स है आप पर्टिकुलर किस नोड पर डिप्लॉय यानी कि रन करना चाहते हो, उस पॉड्स को मैनेज कराना चाहते हो कि ये जो मेरा पॉड्स है ये आपने क्या करा है कि बैकएंड में 10 वर्कर नोड्स लगा रखे हैं। तो 10 वर्कर नोड में से आप किस वाले नोड पर शेड्यूल करना चाहते हो? नोड नंबर 2 पर, नोड नंबर 5 पर या नोड नंबर 10 पर? गॉट इन माय पॉइंट गाइस? एवरीवन? जी सर, जी सर। तो गाइस देखिए प्रैक्टिकल बहुत आसान है, नथिंग। प्रैक्टिकल्स के अंदर कमांड्स हैं, बट आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज होनी है। देन वन मोर थिंग, एक और चीज यहां पे मैंने आपको बताई थी कि कंट्रोलर, कंट्रोलर मैनेजर, कि हमारा कंट्रोलर मैनेजर भी काम करता है एक। ये भी हमारे कहां पर काम करता है गाइस? मास्टर पर ही काम करता है। कंट्रोलर मैनेजर भी हमारा कहां पे काम करता है? मास्टर पे। इट्स मैनेज एंड कंट्रोल, डिटेक्ट्स क्लस्टर एंड स्टेट चेंजेस, यानी कि इट्स मैनेज एंड कंट्रोल detects clusters and state changes etc.
यानी कि कौन कौन से क्लस्टर्स हमारे से कनेक्ट हैं या नहीं है, उनकी क्या पर्टिकुलर स्टेटस है, कंडीशंस हैं, कौन कौन से चीजें उनको एक्सेसिबल कर रही हैं, ये सारी चीज हमारे कंट्रोलर मैनेजर के थ्रू कराया जाता है। लुक लाइक का वन काइंड ऑफ कि हमारे सिस्टम में जिस तरीके से बायोस होती है ना, कि बायोस का काम है कि सारे प्लग एंड प्ले डिवाइस और हर चीज को मैनेज करना, एक सेंट्रल पॉइंट पे कंट्रोल करना, इसी तरीके से कंट्रोल मैनेजर का भी काम है कि पर्टिकुलर डिटेक्ट, अटैच या कनेक्शन, इन सारी चीज को मैनेज करना। तो जो भी आपके स्टेट चेंजेस हैं या अगर अदर चीजें हैं, उन सबको ये मैनेज करने का काम करता है। और जो फोर्थ चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, वो एक और चीज बताई थी, यहाँ पे 3 चीजों के बारे में मैंने अभी तक बताया आपको, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर एंड कंट्रोल मैनेजर। इसके अलावा हम एक और चीज की बार बार बात कर रहे हैं, डे क्लस्टर की। हम क्या बात कर रहे हैं गाइस? क्लस्टर की बात कर रहे हैं गाइस। तो क्लस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो लुक लाइक का एक्ट सीडी क्लस्टर है, एट है, ईटी 8 से डी क्लस्टर। तो एट सीडी क्लस्टर की गाइस मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं, it is a one kinds of key volume store, या अदर वे में बोलूं, it is a cluster brain, तो की वॉल्यूम नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, की वैल्यू, की वैल्यू स्टोर। तो इट इज अ वन काइंड ऑफ क्लस्टर ब्रेन and cluster changes get stored in key value store। यानी कि अगर आप कोई भी चीजें ऑफ एट सीडी, यानी कि अगर आप कोई भी चीजें अप्लाई करते हो या क्लस्टर के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी की वैल्यू के अंदर, क्लस्टर के अंदर जाके सेव होंगे, स्टोर के अंदर। देन एप्लीकेशन डेटा इज नॉट स्टोर इन एक्टसीडी। ये भी एक बात बता रहा हूं, सिर्फ क्लस्टर की जो वर्क है ना वो, लेकिन अगर आपने कोई एप्लीकेशन के अंदर डेटा आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, कि कोई भी डेटा क्लस्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने कोई एप्लीकेशन रन करी है, ये पूछा जाता है क्या क्लस्टर के अंदर डेटा भी स्टोर होता है? नहीं। द एप्लीकेशन डेटा is not stored in CD cluster। गाइस डेटा हमेशा वॉल्यूम्स के अंदर स्टोर होता है, क्लस्टरिंग क्लस्टर के अंदर डेटा नहीं होता। क्लस्टर बेसिकली होता है फेल ओवर के लिए, कि लाइक क्लस्टरिंग का काम होता है कि मेरा अगर एक्टिव पैनल फेल होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट को दूसरे पैनल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि एक तरीके से फेल ओवरिंग प्रोवाइड कराना। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लस्टर। सो क्लस्टर इज नॉट ए डेटाबेस, या क्लस्टर इज नॉट काइंड्स ऑफ द स्टोरेज। वो कोई स्टोरेज नहीं है जो आपकी एप्लीकेशंस का क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए काम होगा। गॉट इन माय पॉइंट विकास, गोपाल, बलोदी? तो गाइज ये भी पूछा जाता है क्या क्लस्टर के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो? नहीं गाइज, डेटा कभी भी क्लस्टर के अंदर नहीं होता। द क्लस्टरिंग इज अ वन काइंड ऑफ मेथोलॉजी, वन काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जो हमें एक काम बता रहा है, कि वो हमें एक बैकबोन प्रोवाइड करा रहा है कि अगर हमारी कोई भी रिसोर्सेज डाउन जाती है या फेल्ड होती है या एक्सेस नहीं होती है,
तो वो उस रिक्वेस्ट को दूसरी जगह फॉरवर्ड, यानी कि जो अपने बैकबोन या स्टैंड बाय या एक्टिव मोड पे बना रखे हैं पैनल, उस अदर पैनल्स पे उसको फॉरवर्ड कर दे। बट अगर हम यही चीज हम क्लाउड पे करते हैं तो यहाँ पे आपका स्केलिंग भी अप्लाई हो जाती है। स्केलिंग अप्लाई क्या होती है कि अगर आपका एक क्लस्टर फेल्ड होता है तो वो दूसरे क्लस्टर पे तो यानी कि दूसरे पैनल पे तो फॉरवर्ड करेगा, साथ में अगर आपका एक पैनल फेल्ड हुआ है तो उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली दूसरा पैनल भी डिप्लॉय कर देगा ऑटोमेशन के थ्रू। तो बैकबोन में इसके अंदर ऑटोमेशन भी हमारा अप्लाई होता है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, नेटवर्क, ऑटोमेशन, स्टोरेजेस, रोल्स, तो काफी सारी चीज का ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन है कुबरनेट्स। गॉट इट एवरीवन? जी सर। इसीलिए बोला गया द कुबरनेट प्रोवाइड द हाई एबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। तो this is a small introduction of Kubernetes and Kubernetes tools कि एक्चुअली में कुबरनेट है क्या, मास्टर नोड्स, स्लेव नोड्स क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी का क्या काम होता है। सो ये सारी चीजें वन बाय वन अब हम अपना लैब में परफॉर्म करेंगे। सो सिंपल सा कि अभी मेरे को भाई ने बोला था कि सर एक कोई प्रोजेक्ट कराओ मैं। सो चलिए गाइस हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। सो जस्ट होल्ड। हेलो। हेलो गोपाल। सो गाइज यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी क्लाउड पे करते हो सो कुछ एरर आपके फाउंड होते हैं, क्योंकि क्यूब सीटीएल के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना गाइज, वो हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में अगर कहता हूं तो गाइज 2 GB रैम एंड 2 CPUs। सो मिनिमम 2 GB रैम और 2 CPUs की रिक्वायरमेंट्स है अगर आप कुबरनेट इंस्टॉल करते हो। तो आपका मिनिमम जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 2 GB रैम एंड 2 CPUs। बट मेरा जो कंसर्न है गाइस कि मैं अपना जो क्लस्टर है यहाँ पे जो मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, लुक लाइक मैं वो करा ही रहा हूँ। सो मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो क्लस्टर है ना, मैं पर्टिकुलर वो जो क्लस्टर है वो पर्टिकुलर अपने बकेट के अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूं। लाइक मेरा एक स्टोरेज है,
S3 स्टोरेज के अंदर, और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी क्लस्टर बनाऊं वो क्लस्टर मेरे कहां पर बने, पर्टिकुलर इस बकेट के अंदर जाके वो मेरे क्लस्टर बनेगा। और दूसरा कि मेरा जो मास्टर और स्लेव है, ये मेरे मास्टर और स्लेव ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए, यानी कि मास्टर पे तो मैं काम करूंगा, मेरे स्लेव ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें मेरी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो, और अगर मैं कोई भी चीज क्रैश भी करता हूं, लाइक मैं अगर कोई भी अपना नोड डिलीट भी करता हूं या टर्मिनेट भी करता हूं, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली दोबारा से क्या हो जाए, डिप्लॉय। यानी कि मैं एक स्केलिंग प्रोसेस भी देना चाहता हूं कि मेरी वो 100% वो चीज एक्टिव रहे। गॉट इट एवरीवन? दूसरा, मैं आप अगर चाहते हो कि आप इसको पर्टिकुलर आपकी कंपनी का कोई डोमेन है, आप डोमेन नाम से भी इसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आप पर्टिकुलर इसको उस नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए हम लोग अपना डिप्लॉय करते हैं। सो आई एम जस्ट गो टू अमेजन पोर्टल। या बलोदी कुछ कह रहे हो? मेरी आवाज नहीं आती क्या इसमें? मेरे समझ में नहीं आता। मैं बोल रहा था मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। पॉड समझ में आ गया, नोड समझ में आ गया, मास्टर समझ में आ गया। सर एक क्लस्टर क्या है? क्लस्टर किसे बोलते हैं? मतलब ये वर्चुअल चीज है क्लस्टर या? एक मीडिएटर है जो आपके कॉम्बिनेशन कराता है हर चीज का। क्लस्टर मीडिएटर है मतलब? हाँ, क्लस्टर आपका एक मीडिएटर है। क्लस्टर का मतलब है कि जो भी नोड्स वगैरह आप बनाएंगे ना, वो क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो जो भी सारी चीजें वो हमारे क्लस्टर पे आके अटैच्ड होंगी, लेकिन किसके थ्रू? एपीआई। तो क्लस्टर एक सेंटर पॉइंट है, यानी क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, वर्कर नोड्स। ओके। तो मास्टर नोड भी वर्कर। अब हुआ क्या है कि हमने क्लस्टर के अंदर 3 नोड्स ऐड कर दिए, ठीक है? अब 3 नोड्स बना दिए, तो उन 3 नोड में से एक मास्टर हो गया और 2 वर्कर नोड्स हो गए। नहीं तो हम क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं? क्लस्टर क्रिएट ही करेंगे हम। EKS भी अगर आप करते हो, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं कल आपको ओके। EKS बताऊंगा। डोंट वरी, मैं दोनों तीन तरीके से आपको डिप्लॉयमेंट बताऊंगा कि आप मैनुअल भी बना सकते हो, वाया EKS भी बताएंगे, और वाया मैं अभी ये एक और तरीका आपको बता रहा हूं। तो मैं कराऊंगा पर्टिकुलर किसी एक ही तरीके पे, बट मैं आपको 3 तरीके से डिप्लॉयमेंट बता रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कुबरनेट का ऑप्शन दे रखा है कि आपको क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लस्टर कहां पे क्रिएट कर सकते हो? अपने EKS पे आप बनाइए, यानी कि अपना AWS पे क्लस्टर क्रिएट करिए, और वहां पर सिर्फ आप नोड ऐड करा दीजिए। तो आप अपना मास्टर नोड ऐड करा दीजिए और वर्कर नोड ऐड करा दीजिए और अपना काम करिए, ठीक है? ये काम तो है AWS का। तो लाइक मैं भी आपको दिखा देता हूं। आज मैं ऑटो प्रोसेस से आपको बता रहा हूं, एंड कल जो है मैं आपको मैनुअल प्रोसेस से बताऊंगा कि कैसे मैनुअल प्रोसेस से मास्टर और स्लेव नोड्स आप बनाओगे। तो ZX 2XMB क्या हो गया भाई? स्पेस तो पहले भी नहीं दिया था यार। और दूसरा गाइस, एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी आप EKS बनाओगे, तो वो अपना सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप, सेपरेट VPC भी यूज करता है। और अगर आप अपना VPC नहीं भी बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली अपना एक VPC क्रिएट कर देगा, यानी कि वो उसके खुद के नेटवर्क प्लगइन्स हैं। तो वो सारी चीज यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। सो अगर मैं आप कहता हूं कि आप अगर इलास्टिक कुबरनेट सर्विस का यूज करते हो, बलोदी या गोपाल विकास, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लस्टर क्रिएट करने का। और जब आप यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट कर देंगे, तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे, यानी कि Amazon EC2 क्लस्टर इज अ रीजन ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर कंटेनर इंस्टेंसेस ऑन विच यू कैन रन टास्क रिक्वेस्ट। यानी कि सिंपल सा है कि आपने एक क्लस्टर, यानी कि आपने एक क्लस्टर बना दिया गाइस यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ वन काइंड ऑफ क्लस्टर। ये मैंने यहाँ पे क्लस्टर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे नोड्स इसके साथ अटैच कर दिए हैं।
अब इसमें से मैं किस वाले को मेन कंट्रोलर बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ये वाला नोड तो मेरा एपीआई सर्वर बन जाए, बाकी के सारे मेरे क्या बन जाए, वर्कर नोड्स बन जाए। अब वर्कर नोड्स होंगे तो अब वो क्लस्टर पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अब वो वाया किसके थ्रू जाएंगे, वो वाया एपीआई सर्वर मैनेज करेंगे क्लस्टर को। समझ गए बल्लूदी? तो ईकेएस भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ओके। आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना बताऊंगा, बाकी काम तो सेम है। आप मास्टर नोड पे जाके कोई भी काम करो किसी भी तरीके से। ई केस में मास्टर नोड तो खुद ही मैनेज करता है नहीं? क्या चीज? ई केस में तो खुद ही मैनेज करता है ना सर्विसेज? वो मैनुअल है ना, वो ग्राफिकली आपको दे दिया है, बट अभी मैं आपको ग्राफिकली नहीं, अभी मैं सारा आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बताऊंगा। हम पर्टिकुलर मशीन से डिप्लॉय करेंगे सारी चीजें। ठीक है। ठीक है, क्लस्टर में क्या है कि वो ग्राफिकली जाएंगे, फिर अब उस क्लस्टर के साथ हम क्या करेंगे, अपना एक वर्कर नोड ऐड करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके साथ हम अपने क्या करेंगे, अब सॉरी अपना मास्टर नोड पहले ऐड करेंगे जो क्लस्टर को मैनेज करेगा, क्योंकि यार हर कोई तो पैनल पे नहीं जा सकता ना एडब्ल्यूएस के कंसोल पर, तो मैनेज तो पर्टिकुलर किसी सिस्टम से ही होगा। ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? आप पैनल किसी को नहीं दे सकते ना, हर किसी को क्या पैनल कंसोल दे सकते हो? नहीं, एक वर्क स्टेशन भी हो गया मतलब तो जहां से वो काम पर्टिकुलर करेगा। हमने एक जो वर्क स्टेशन बना दिया, हमने मास्टर वर्क स्टेशन मेन बना दिया। आप चाहो तो मल्टीपल मास्टर भी बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि लाइक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, आप डिपार्टमेंट वाइज डिप्लॉय करना चाहते हो या एप्लीकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करना चाहते हो यहाँ पर। सो चलते हैं गाइस सिंपल सा। सो आई एम क्रिएटिंग द वन नोड्स। आई एम सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं सिंपल सा जा रहा हूँ AWS पैनल पे, और मैं सबसे पहले जा रहा हूँ रूट 53 पर। रूट 53 का मतलब है कि गाइस मैं सबसे पहले अपना एक डोमेन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरी कंपनी का कोई डोमेन है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी HCL.com या मैं ICCPinfotech.com या मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर मैंने अपना एक डोमेन ज्वाइन करा रखा है ऑलरेडी। फाइन, सो द डोमेन इज ICCP.com। इसके लिए तो मैं AWS पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना डोमेन ज्वाइन करा रखा है। तो अगर आप इसको ऐड भी कराना चाहते हो तो आप इसको ऐड करा देते हो। तो मैं इसको डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। सो आई एम नॉट गो फॉर द पब्लिक। अगर आप GoDaddy वगैरह से लेना चाहते हो तो आप पब्लिक भी इस डोमेन को कहीं भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे अपना डिलीट कर देता हूँ अपने नेम्स। सो बिल कितना आ गया इसका? पूछ मत, 5000 बिल आ मत गया था, पूछ। कुछ दिन यूज किया 5000 आ गया था। मैंने अकाउंट ही सस्पेंड मार दिया। चीजों को ना एंड टू एंड डिलीट कर दिया करो। भूल गया था, ई केस बना के मैं भूल गया था उसको। So guys, simple. I'm just create the Amazon route 53. So I'm just get start and registered a domain. So मैं registered a domain नहीं करना चाहता, मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, I'm just click on dashboard and DNS management में गया and यहाँ पे जाके मेरा एक hosted zone है, I'm just delete this particular hosted zone। तो ये मेरा होस्टेड जोन मैंने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे दो टाइप्स के आपके होस्टेड जोन है, एक है पब्लिक फेसिंग, एक प्राइवेट। सो हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्राइवेट ले लेना। तो लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक ICCP Infotech ICCP.co.in। तो ICCP.co. अगर आप चाहो तो इसको पर्टिकुलर डोमेन को GoDaddy से या कहीं से भी बाय कर सकते हो। और ये मैंने अपना एक DNS कॉन्फ़िगर कर दिया था, रूट 53 इज अ पार्ट ऑफ DNS। दूसरा ये यहाँ पर पूछा है कि पर्टिकुलर नेटवर्क, कि आप किस नेटवर्क पे बनाना चाहते हो। सो लाइक मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ रीजन कि मैं AP South 1A मुंबई रीजन, एंड मुंबई रीजन के अंदर वो पूछा है कि आप कौन सा। सो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट VPC ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे VPC डिफॉल्ट अपना ले लिया एंड क्रिएट होस्टेड जोन, या आप एक डेडिकेटेड VPC भी इसके लिए नेटवर्क बना के रख सकते हो। तो क्रिएट होस्टेड जोन मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए द ऑनली कि अब मेरा नेम सर्वर रिकॉर्ड और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड दोनों बन चुके हैं। नथिंग, मुझे अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब जो भी यहाँ पे होगा कि DNS का काम है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करना। तो वो रिजॉल्व कैसे होगा, जस्ट हम अपना डोमेन नेम यूज करेंगे। देन सेकेंड एंड पे अगर आप देखें कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने क्लस्टर पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर बनाना चाहता हूँ, S3 स्टोरेज के अंदर।
मैं नहीं चाहता EKS के अंदर बनाना, मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्लस्टर्स हैं वो कहां पर बने, S3 के लिए। मैं आप नहीं यूज कर रहे हो, आप EKS सर्विस यूज नहीं करना चाहते, तो लाइक का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्टिकुलर ये जो मेरे कुछ स्टोरेजेस बने हुए हैं, मैंने स्टोरेजेस को डिलीट कर देता हूँ पहले, जैसे पूरा परमानेंट मैं क्लीन कर देता हूँ, देन डिप्लॉय करूंगा। और देन मैं वन बाय वन डिलीट कर देता हूँ। So I'm just completely delete my storages. तो यू कैन सी कि मेरा यहाँ पर कोई भी स्टोरेज अब अवेलेबल नहीं है, मैंने अपने सारे स्टोरेजेस डिलीट कर दिए हैं। तो मेरा कोई भी स्टोरेज यहाँ पे नहीं है गाइस। अब मैं यहाँ पे पहले एक नोड बना रहा हूँ, मास्टर नोड, जिसके थ्रू मैं मैनेज करना चाहता हूँ सारी चीजें। तो मुझे अब क्या है कि मुझे कंप्लीटली एक नोड चाहिए जिसके थ्रू मैं सारी चीज, सो आई एम जस्ट गो टू EC2 इंस्टेंस। सो मैं अभी T2 माइक्रो ही लूंगा गाइस, तो मैं आपको बता दूंगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस एंड क्लिक इन उबंटू ले लेते हैं हम यहाँ पर, सिलेक्ट एंड T2 माइक्रो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, नेक्स्ट, और नेक्स्ट डिफॉल्ट ही कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस में एलोकेट कर देता हूँ, एड टैग लाइक कुबरनेट, then security group, so HTTP और SSH protocols allowed है, but I'm select the all protocols, review and launch, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सर्विसेज यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, एंड आई एक्नॉलेज एंड लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंसेस। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं पर्टिकुलर, अब देखिए आप यहाँ पे मेरा एक ही इंस्टेंसेस है गाइस, और अगर आप यहाँ पे स्केलिंग के अंदर देखते हो, दिस इज ऑटोमेशन पार्ट, तो देयर इज अ नो ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज अवेलेबल। यहाँ पे मेरा कोई भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं है, फाइन, एंड ना ही मेरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन व्हाटएवर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आई एम जस्ट गो टू वॉल्यूम्स, या मेरे वॉल्यूम्स यहाँ पर इतने सारे पड़े हुए हैं, तो तो बढ़िया बिल बना दिया होगा इन्होंने तो। नहीं कोई नहीं है, बनेगा तो बनेगा, बनने दो। तो यहाँ पे मेरे एक इंस्टेंस है, आई एम जस्ट लॉग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, आई एम जस्ट क्लिक एंड सिलेक्ट दिस इंस्टेंस, और दिस इज अ पब्लिक IP। सो पुराना सेशन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। So new sessions and then Control V, Ubuntu, and select the SSH key. और ये मैं अपने यहाँ पर पर्टिकुलर इस कंसोल पे लॉगिन हो गया यहाँ पर, एंड sudo स्पेस SU, और यहाँ पर मैं हो गया, और मैं यहाँ पे पहले अपने इसको अपडेट कर लेता हूँ, apt-get update -y, एंड मैंने बोला था कि डॉकर इज रिक्वायर्ड, तो मैं डॉकर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड apt-get install -y docker
डॉट IO। एंड मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, मेरे को ना यहाँ पर AWS का CLI और साथ में मुझे यहाँ पर कुछ अपने रोल्स भी बनाने पड़ेंगे। रोल्स का मतलब है कि मैं कुछ रोल्स यानी कि कुछ एडिशनल, यानी कि या तो मैं क्या करता हूँ कि एक यूजर बना के दूं जो इस पर मेरे AWS की चीजों को कंट्रोल करे। बट अगर आप पर्टिकुलर कोई यूजर नहीं देना चाहते हो तो आप इसको एक रोल, IAM रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल, आप इसको क्रिएट करके दे सकते हो। सो आई एम जस्ट गो टू द IAM रोल सर्विसेज, एंड सर्विसेज में जाके मैंने ऑलरेडी एक IAM रोल बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो IAM रोल, सो रोल कैसे क्रिएट करते हैं आप मेरा AWS का लेक्चर जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने दिया हुआ है। तो जस्ट क्लिक ऑन रोल, और यहाँ पर ये मैंने एक रोल यहाँ पे बनाया हुआ है, गौतम EKS, सॉरी K8S रोल्स फुल एक्सेस। और यहाँ पे जो मैंने सर्विसेज पॉलिसीज जो अलाउ कर रखे हैं इस पर्टिकुलर रोल को, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये पॉलिसीज दे रखी हैं, Amazon EC2 फुल एक्सेस और IAM फुल एक्सेस के अंदर भी ये मैंने यहाँ पे दे रखा है। Amazon EKS क्लस्टर पॉलिसीज दे रखी है, S3 फुल एक्सेस दे रखा है क्योंकि मैं S3 को इससे मैनेज करना चाहता हूँ। अगर मैं EKS क्लस्टर भी बनाना चाहता हूँ तो उसको भी मैनेज करना चाहता हूँ। EKS सर्विस पॉलिसीज मैंने दे रखी है, रूट 53 को भी मैं इसी सिस्टम से मैनेज करूंगा। तो जो जो चीजें मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ मैनेज करनी है तो उन सारी चीजों को मैंने कर दिया। लाइक आप Amazon IAM रोल का मतलब क्या है कि या तो आप पर्टिकुलर यूजर को एलोकेट कर दो, और अगर आप पर्टिकुलर यूजर को एलोकेट नहीं कर रहे हैं तो आपने जो भी इस पे इंस्टेंस बनाया है आप एक रोल बनाइए, और जो जो काम आप क्लाउड की जो जो सर्विसेज का यूज करना चाहते हैं वो सारी सर्विसेज को आप पर्टिकुलर उस रोल को अंदर ऐड कर दीजिए। और देन उस रोल को क्रिएट करने के बाद यू कैन जस्ट गो इन पर्टिकुलर इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस पे जाइए एंड देन उस रोल को आप इस मशीन की प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करा दीजिए। तो दिस इज माय कुबरनेट मास्टर, और यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि इसी के थ्रू मैं S3 स्टोरेज भी करना चाहता हूँ और अपना रूट 53 भी मैनेज करना चाहता हूँ और EC2 को भी मैनेज करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने वहां पे सारे राइट दिए हैं। और अगर आप EKS भी बनाना चाहते हो, EKS क्लस्टर बनाना चाहते हो, तो वो भी आप यहीं से बैठ के बना सकते हो AWS CLI के थ्रू। तो कुबरनेट मास्टर पे गया एंड यहाँ पर मैं गया अपना एक्शंस के अंदर एंड सिक्योरिटी के अंदर, मॉडिफाई IAM रोल्स, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इस रोल को सेव कर दिया। जैसे मैंने इस रोल को सेव करा तो अब चाहे कोई भी यूजर इस पर काम करे उसको वो राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो लुक लाइक दिस इज अ वन काइंड ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। जिस तरीके से मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने आप GPO लगाते हो ना, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, कि एक होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैंने यूजर को एलोकेट ना करके पॉलिसीज किसको कर दी है, हार्डवेयर यानी कि पर्टिकुलर कंप्यूटर को एलोकेट कर दिया। तो कंप्यूटर को आप एलोकेट करने के लिए IAM रोल बनाओगे, और अगर आपको यूजर को एलोकेट करनी है तो उसके लिए आप पॉलिसीज क्रिएट करोगे। क्लियर एवरीवन? सो उसके बाद मैं चलता हूं कि यहां पर मैंने ये कर लिया, और SERVIC सर्विस DOCKER डॉकर START स्टार्ट, और मैंने क्या करा, डॉकर की सर्विस को स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, अपना इसका सबसे पहले AWS CLI इस पर इंस्टॉल करूंगा गाइस। तो इस पर सबसे पहले मैं AWS CLI करता हूं। सो मैं अपनी कमांड्स ओपन कर लेता हूं एंड फर्स्ट कमांड ये है, इंस्टॉल AWS CLI इन Ubuntu। तो ये मेरा डाउनलोड कर लेगा AWS CLI को। तो आई एम जस्ट क्लिक एंड CLER क्लियर कर देता हूँ। सो और बड़ा करना है तो आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, एंड देन इंस्टॉल। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे AWS CLI को एक्सेस कर रहा है सबसे पहले। देन मेरे को ये दो पाइथन को भी अनजिप करना पड़ेगा और AWS CLI को भी अनजिप करना पड़ेगा। तो पाइथन को इंस्टॉल भी करना है, उसको अनजिप भी करना है। अनजिप जो सपोर्टेड फाइल्स मेरे को चाहिए। तो
और AWS CLI होता नहीं है, तो जब तक आप AWS के सर्विसेज को तब तक आप पाइथन पे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप EC2 इंस्टेंस यानी कि अगर आप Amazon Linux गाइस कर रहे हो तो Amazon Linux के लिए आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि द Amazon Linux के अंदर ऑटोमेटिकली AWS का CLI टूल होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो या आप कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको AWS CLI इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप AWS CLI इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप AWS की रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। एज वेल एज आपको पर्टिकुलर वो भी एक्सेस करना पड़ेगा कि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको किस परमिशंस हैं। तो हमने ऑलरेडी इस मशीन को परमिशन दे दी है, तभी ये मशीन AWS CLI के बाद उनको एक्सेस कर सकती है। सो यहाँ पर सारी चीजें हमने अपनी रन कर दी हैं। होल्ड करना गाइस। सर आवाज शायद म्यूट है। सिंपल सा है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर एक्सेस की आईडी जो मांग रहा है गाइस वो मांग रहा है बेसिकली यूजर के लिए। तो अगर आपने कोई यूजर यहाँ पे बनाया हुआ है तो इस यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की आपको चाहिए कि AWS लॉगिन करने पे। ये ऑप्शन किस लिए है कि लाइक हो सकता है कि आप Amazon की इंस्टेंस यूज नहीं कर रहे हो, आपने क्या कर रखा है अपनी बेस मशीन पर लाइनक्स डाला हुआ है, यानी कि आपकी फिजिकल मशीन पे क्या पड़ा हुआ है, लाइनक्स पड़ा हुआ है। तो आप अपनी फिजिकल मशीन से भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो सारी चीजें, उसको भी मास्टर बना सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। लाइक ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट की वर्चुअल मशीन है, ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट की मेरी विंडो 10 है और मैं विंडो 10 के कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं CMD और यहाँ पे लिखता हूं मैं अगर AWS कॉन्फ़िगर, तो ऐसे में यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर लिखूंगा और अगर मेरा इस पर AWS CLI है तो देखिए यहाँ पर भी इसने क्या मांग लिया, मेरा एक्सेस की मांग लिया, बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ Amazon। ये मेरी मशीन Amazon की नहीं है, बट क्या है कि अगर मेरे को अपनी इस मशीन पे काम करना है तो मैं यूजर से ही लॉगिन होके काम कर सकता हूं। IAM रोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि IAM रोल सिर्फ हमारे रिसोर्स के साथ अटैच होता है। बट अब मेरे को अगर मैंने कोई गौतम नाम के यूजर को वो सारे राइट्स दे रखे हैं तो मैं इस मशीन से भी वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है अपनी बेस मशीन से। बट यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल मशीन लेके चल रहे हैं, तो कोई यूजर नहीं बनाया ना ही उसकी सीक्रेट की है। अब वो मेरे से पूछा कि आप पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर काम करना चाहते हो, तो गाइस AP-SOUTS साउथ -1 यानी कि मुंबई रीजन के अंदर काम करना चाहता हूं। डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका YAML और JSON ही होता है Amazon का, और यहां पर मैंने ये कर दिया। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं AWS S3 LS, यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी कोई बकेट बनी हुई है, तो नथिंग। उसने कहा कि नहीं डियर आप नो बकेट्स, हमारी कोई भी बकेट यहां पर फाउंड नहीं है। सो मैं अपना सक्सेसफुली AWS के पोर्टल को एक्सेस कर पा रहा हूं इस मशीन से। सो जो कि हमने किसके थ्रू करा था, AWS CLI हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो CLI क्लियर एंड देन लेट्स स्टार्ट फॉर द, अब मैं अपना कुबरनेट्स के कुछ टूल्स इंस्टॉल करता हूं। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्ल और ये अपना स्टोरेज कुबरनेट्स रिलीज, तो ये मैं अपने यहां से सॉफ्टवेयर कर रहा हूं kubectl का। सर ये जो आप S3 बोल रहे हो ये S3 है क्या सर?
स्टोरेज है, अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी, अभी आ रहा हूं मैं उस पे भी। ये आपका अमेजोन का स्टोरेज है, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव है ना, इसी तरीके से अमेजोन का S3 स्टोरेज है। ओके गॉट इन माय पॉइंट? जी सर। जिस तरीके से आपका गूगल ड्राइव है, इसी तरीके से आपका ये S3 स्टोरेज है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी है। और देन मैं इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव भी करा रहा हूं कि ये मेरा जो है कुबरनेट ./kubectl जो है, ये मेरे पर्टिकुलर USR लोकल बिन डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाए। सो आई एम जस्ट मूव दिस लोकेशन, कि मैं इसकी रूट लोकेशन से लेके इसको किसी अदर लोकेशन पे मूव करा रहा हूं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, अपना रूट 53 बना लिया है, रूट 53 कंप्लीट कर लिया है, IAM रोल भी हमने क्रिएट कर लिए हैं, और IAM रोल को भी अटैच कर दिया है, AWS कॉन्फ़िगर कर लिया है, AP South 1 हमने ये भी इसको एलोकेट करा दिया है, और दूसरा अब हम यहाँ पे ये वाला अपना टूल इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये हमारा जो है, ये इंस्टॉल फॉर क्लस्टर, जो क्लस्टर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज होगा हमारा। तो ये मेरी पूरी कंप्लीट कमांड है। एंड सेम इसको भी मैं एग्जीक्यूट परमिशन देके मूव करा रहा हूं उसी लोकेशन पर ही। अब गाइस देखिए, मैं एक स्टोरेज बनाना चाहता हूं, लाइक आप क्लस्टर बनाना चाहते हो, तो पर्टिकुलर आपको एक लोकेशन भी तो डिसाइड करनी होगी कि आप क्लस्टर कहां पर बनाना चाहते हो अपने। सो गाइस मैं चाहता हूं कि मैं क्लस्टर अपने स्टोरेज के अंदर बनाऊं। सो गाइस मैं अपना एक स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूं विद दिस नेम। तो इस नाम से नहीं करूंगा, आई एम जस्ट चेंज द नाम। सो मेरी बकेट क्रिएट करने की कमांड है AWS3, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक गोपाल डॉट, और सर मेरा जो डोमेन नेम था ICCP.co.in। तो ये मैंने अपना यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया गाइस, अपनी एक बकेट क्रिएट कर दिया है। और अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस बकेट को देख भी सकते हो, AWS S3 LS करके। तो देखिए गोपाल ICCP.co.in, और ये देखिए आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो यू कैन गो इन S3 स्टोरेज। तो स्टोरेज है आपका, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज ऑफ Amazon क्लाउड। तो यहाँ पे देखिए ये गोपाल ICCP.com के नाम से एशियस पैसिफिक मुंबई के अंदर मैंने एक स्टोरेज क्रिएट कर दिया है, और आप इसके अंदर कोई भी डेटा या कोई भी फाइल आप रखना चाहते हो तो यहाँ से आप अपलोड करके अपना किसी भी टाइप का डेटा या फाइल वगैरह सारी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी किसी को भी एक्सेस करा सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो आप मेरे चैनल पे जाके ये सीरीज भी देख सकते हो, वहां पे S3 स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीजें पड़ी हुई है। तो AWS की पूरी सीरीज मैंने डाली हुई है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। तो ये आपका ये है ना कि प्रॉपर आपको डेवऑप्स से पहले क्लाउड आना जरूरी था। तो कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, बट इंटायर पूरा क्लाउड आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पढ़ा है। सो बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया मैनुअली, मैंने जो भी चीजें आपकी कमांड से डिप्लॉय करी हैं। सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर अपना एक वो क्रिएट कर दिया। अब मेरा क्या कंसर्न है कि मैंने अपनी बकेट भी बना ली, मुझे अब क्या करना है, इस बकेट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा इस मशीन के साथ पर्टिकुलर। सो सिंपल सा है, एक्सपोर्ट और पर्टिकुलर बकेट नेम, सॉरी तो and give the name of gopal.iccp.co.in।
एंड देन अब मैं क्या क्रिएट करूंगा गाइस, यहां पर अब आपका आता है कि मुझे अब अपनी एक की भी जनरेट करनी है, मुझे अपनी एक SSH की भी जनरेट करनी है, क्योंकि अगर मैं अपनी की जनरेट नहीं करूंगा तो मैं अपने लॉगिन एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम जस्ट जनरेट द की पेयर। तो की पेयर इज नथिंग, मुझे अपना kubectl मास्टर पे लॉगिन होने के लिए की जनरेट करनी है। सो राइट क्लिक एंड SSH हाइफन की जेन और इंटर, और ये मैंने अपनी यहाँ पर एक की जनरेट कर दी। यहाँ पे रूट आईपी एड्रेस, ये मेरी पर्टिकुलर मशीन का आईपी एड्रेस है गाइस। तो और ये अगर आप देखना चाहते हो तो cd.ssh सॉरी एंड देन ls करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी ऑथराइजेशन की आ गई है। तो देन अब हम चलते हैं अपना क्लस्टर क्रिएट करते हैं। सो अब हमारे काम आता है क्लस्टर क्रिएट करने का। सो सिंपल सा है गाइस। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ऐसे शो है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरी कमांड है क्लस्टर क्रिएट करने की। सो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट क्लस्टर, गिव द क्लस्टर नेम, लाइक मैं क्लस्टर का नाम दे देता हूँ बलोदी, और balodi.iccp.co.in मेरा डोमेन नेम है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो जाए किस नाम से, बलोदी नाम से, हाइफन DNS John ICCP.co.in। तो ये मेरा एक क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाए। और DNS प्राइवेट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वहां पर जब DNS बनाया था तो प्राइवेट ही सिलेक्ट करा था, और अगर आपने पब्लिक DNS बनाया होता तो यू कैन सिलेक्ट द पब्लिक DNS। सो ओप्स नोट फाउंड, ओके यहाँ पर बलोदी नहीं आएगा। बकेट नेम क्या है मेरा, GOPAL, गोपाल के नाम से ही था ना। वेट तो ये मेरा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और अब अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर दिया है इसने। तो ये देखिए इसने ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है मेरी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली VPC नेम बलोदी नाम से उसने एक VPC भी क्रिएट कर दिया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप भी उसने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। VPC भी अपना क्रिएट कर दिया है, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली उसने ये CIDR सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये प्रोटोकॉल्स उसने अलाउड कर दिए हैं 443, ठीक है ना। तो ये सारी चीज उसने ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया, और ये मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो मैंने कराया। और ये मेरा जो है नेटवर्क उसने जो CIDR लिया है मेरे उसका VPC के लिए, तो 172.20.32 के नाम का CIDR लिया है। अब यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ये दो फाइल्स आपकी आ रही हैं, ये दोनों फाइल्स को अगर आप डायरेक्ट यहीं पर ही क्लस्टर को रन कर देंगे तो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हुई है, क्लस्टर अभी मेरा प्रॉपर बना नहीं है, ये सारी चीजें वो अभी डिप्लॉय करेगा। बट यहाँ पे देख लेना कि ये दो फाइल्स आ रही हैं आपकी, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आपके वर्कर नोड्स बनेंगे। और ये जो वर्कर नोड्स बनेंगे ना, तो इन फाइल्स को ना आप एडिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने इन फाइल्स को एडिट नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर जो हार्डवेयर टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इनकी हार्डवेयर टाइप चेंज कर सकते हो। नाम जस्ट क्लिक एंड एडिट। मैं चाहता हूं ये बाय डिफॉल्ट टी थ्रू मीडियम नाम की फाइल वो बनाएंगे अपना आपका हार्डवेयर। मैं इसका हार्डवेयर कर देता हूं कि T3 ना बनाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेडेबल है
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ T2 माइक्रो, T2 डॉट माइक्रो। तो T2 माइक्रो मेरा क्या गाइस फ्री हार्डवेयर है, तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने उसी पे जाकर ये फाइल को एडिट नहीं करा तो भी आपके चैलेंजेस आ सकते हैं और आपका बिल मोटा लग सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो हार्डवेयर है वो कौन सा बन रहा है। सेम एज मैं मास्टर नोड भी एक और नोड है यहाँ पे, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ इस मास्टर नोड को। तो पूरी कमांड मैंने एडिट नहीं करी यहाँ पे, तो कोड से आपकी होगी मास्टर इंस्टेंस के लिए भी। और यहाँ पर भी देखिए T3 मीडियम आ रहा है, सो चॉइस इज यूर कि आप इसको यही हार्डवेयर रहना चाहते हो तो आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, या आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो T2 डॉट माइक्रो। तो गाइस मैंने तो कोई मशीन बनाई नहीं ना, मैं तो एक ही मशीन पे काम कर रहा हूं ना, यस और नो। और अब मैं क्या करता हूं, अपने क्लस्टर को अपडेट कर देता हूं। तो अब जब मैंने क्लस्टर को अपडेट करा है, अब ये मेरा क्लस्टर क्या हुआ, बनना स्टार्ट हुआ है। तो मेरा ये की का एरर आ रहा है, तो ये की का एरर आप लोग फाउंड करोगे। हाँ योगेश क्या पूछना चाह रहे हो? राइट क्लिक कर दो, अपने आप आ जाती है। उस कमांड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक अपने आप आएगा, या कंट्रोल सी से कर दो। तो आप देखिए कि मैंने कोई क्लस्टर तो बनाया ही नहीं है ना गाइस। तो चलते हैं अब हम अपने एंड S3 पर। ये देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं बैक जाता हूं एंड जस्ट क्लिक। तो अभी मेरा वो डिप्लॉय होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक क्लस्टर बन के आ जाएगा इसके अंदर। एंड एज वेल एज कि हमारे जो रिकॉर्ड्स है रूट 53 डीएनएस के अंदर भी देखोगे, वहां पे हमारे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड और ऑटोमेटिकली वीपीसी और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज हमारी बन के आ जाएंगी। तो यहाँ भी मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए थे, यू नो वेरी वेल कि रूट 53 में मैंने सिर्फ होस्टेड जोन। तो देखिए यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और वो 5 रिकॉर्ड्स किस नाम से आए हैं आप देख सकते हो। एपीआई मेरा क्रिएट हुआ है, सर्वर हुआ है, इंटरनल बलोदी एंड कॉप्स कंट्रोलर, मेरा कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया, मेरा एपीआई सर्वर भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो उसके ऑटोमेटिकली उसने रिकॉर्ड बना दिए हैं। और 123 जो आईपीएस का पब्लिक, जिस पब्लिक आईपी पर है ये उस पर होगा, तो जिसका आईपी 123 पब्लिक आईपी है उसके ऊपर जाके ये मेरा एपीआई सर्वर क्रिएट हुआ है। एज वेल एज अगर आप देखें वीपीसी के अंदर, तो मैंने कोई नेटवर्क भी क्रिएट नहीं करा था। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी, और आप देखेंगे गोपाल के नाम से मेरा ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क भी इसने क्रिएट कर दिया हुआ। तो क्योंकि ये सारी चीज खुद ही क्रिएट करता है, आप चाहो तो मैनुअली भी क्रिएट करके रख सकते हो, बाद में सिलेक्ट करिए बट। और यहाँ पे देखिए वीपीसी के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली गोपाल के नाम से एक वीपीसी भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, सॉरी बलोदी के नाम से, क्योंकि हमने क्लस्टर बलोदी के नाम से बनाया था, तो बलोदी के नाम से उसने ऑटोमेटिकली एक यहाँ पर क्लस्टर भी क्रिएट कर दिया। ये मेरा पुराना क्लस्टर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन एज वेल एज अगर आप देखें सिक्योरिटी ग्रुप, हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप भी नहीं बनाया था गाइस। बट अगर हम चलते हैं यहाँ पे अपना रूट 53 के अंदर, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर EC2 के अंदर, और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी रनिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं। ये मशीन्स भी मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए एक मास्टर नोड अपना बन के आ चुका है, और एक मेरा वर्कर नोड्स भी मेरा दोनों बन के आ चुका है। तो आप यहाँ पे इनमें से किसी भी मशीन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो ये दोनों नोड्स भी आपके बन के आ चुके हैं, और इन दोनों नोड्स के लिए सिक्योरिटी ग्रुप भी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिक्योरिटी ग्रुप भी डिप्लॉय हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कोई इस पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ गया यार हमारा, किस नाम से है, मास्टर बलोदी एंड नोट्स बलोदी, गॉट इट। तो दोनों सिक्योरिटी ग्रुप भी आ चुके हैं। पर्टिकुलर इन सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आप देखें तो वो प्रोटोकॉल्स भी अलाउड है, जो मैं आपको बता रहा था 4023। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोटोकॉल्स अलाउड है। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ऑल प्रोटोकॉल यूडीपी, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी पोर्ट्स उनको चाहिए थे उन्होंने वहां पर अपने अलाउड कर लिए कस्टमाइज पोर्ट्स के थ्रू। तो ये इनमें से कोई भी चीज हमने नहीं बनाई, क्योंकि जब हमने क्लस्टर क्रिएट करा था तो उसने पहले ही बता दिया था कि ये सारी चीजें हमारी क्रिएट होंगी। तो क्लस्टर को अपडेट होने में भी टाइम लगता है गाइस, और वो हमारा 5 to 10 to 15 मिनट्स लेके ही जाता है। और अब आप अगर S3 स्टोरेज के अंदर भी आके देखेंगे तो यू कैन सी कि हमारा वहां पर भी हमारा एक क्लस्टर क्रिएट होके आ गया होगा विद द नेम ऑफ बलोदी। गोपाल हमारा स्टोरेज था,
और ये देखिए बलोदी क्लस्टर बन के आ गया, उसके अंदर ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन क्लस्टर की आ गई। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करके देखना चाहते हो यूआरएल से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑब्जेक्ट ऑप्शंस एंड देन ओपन। तो ये इसने मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी फाइल मेरे को दे दी है, और जो भी है मैं इसको नोटपैड में ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे को इसने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दे दी है कि ये आपकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। आपका एपीआई वर्जन कोप k8.well-and-fish है, क्लस्टर है, मेटा डेटा है, आपका इतनी तारीख इतनी डेट को है, नेम उसका ये मैंने रखा है, ठीक है ना, ऑथराइजेशन कोड है, ठीक है ना, ये आपका गोपाल ICCP.co के अंदर मेरा जो है blothy.iccp नाम का क्लस्टर है, कंटेनर रन टाइम्स डॉकर है, मेरा डॉकर के ऊपर है, ठीक है ना। तो सारी एक्सीड क्लस्टर है, सीपीयू रिक्वेस्ट 200 M लिखा हुआ है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे पूरी की पूरी उसने दे दी है। ये आपका अलाउ कंटेनर रजिस्ट्री क्यू है, ठीक है ना, ये उसने पब्लिक एक्सेस दे दिया है, पर्टिकुलर नेटवर्क उसने डिफाइन कर दिया है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी हुई है उसने वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा अगर आप और भी चीज देखना चाहते हो इसके अंदर से तो आप देख सकते हो वन बाय वन, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। क्लस्टर स्पेस बैकअप्स के लिए, इंस्टेंसेस ग्रुप, तो इंस्टेंसेस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका मास्टर और स्लेव दो आपके ग्रुप्स हैं। तो नोट्स के अंदर है, तो नोट्स के अंदर आपकी क्या इंफॉर्मेशन है वो आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, ऑप्शन में ओपन पे करिए। तो गाइज अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मैं इसको अगर मेक पब्लिक करके लिंक आपको शेयर कर दूंगा तो आप लोग भी ओपन करके देख सकते हैं, आपके एंड पे फाइल ओपन हो जाएगी। तो क्लिक ऑन ओपन, और यहाँ पे देखिए नोट्स की, नोड क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए वो बता रहा है नोट्स की इंफॉर्मेशन कि आपने जो T2 माइक्रो, तो वो जो फाइल थी ना जो हम लोगों ने एडिट करी थी गाइस, ये वही फाइल है, और मैंने यहाँ पे T2 माइक्रो सिलेक्ट करा था, तो T2 माइक्रो ही मेरा है और AP साउथ 1 के अंदर। तो आप देखिए कि अगर मैं अपने यहाँ पर पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, सो EC2 इंस्टेंसेस पे जाकर यू कैन सी कि यहाँ पर आपका जो मेरा है वो हमारा T2 माइक्रो हार्डवेयर यूज कर रहा है, और AP साउथ 1 के अंदर ही होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में AP साउथ 1 ही सिलेक्ट करा था। एंड एज वेल एज मैंने आपको बताया था कि स्केलिंग भी ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में डिप्लॉय कर देगा। सो यू कैन सी द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है गाइस, देखिए 1-1 यहाँ पे उसने बना दिया। लाइक अगर मैं इंस्टेंसेस को टर्मिनेट भी कर देता हूँ, यू कैन सी कि अगर मैं इंस्टेंसेस को भी टर्मिनेट करूंगा तो यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली ये मेरे इंस्टेंसेस डिप्लॉय हो जाएंगे दोबारा से। सो चलते हम अपना यहाँ पर, एंड हमारा एक क्लस्टर बन चुका है, एंड जस्ट वेट 10 मिनट्स, वैलिडेट्स हो रहा है क्लस्टर हमारा, एंड तो ये हमारा एरर देगा। ये एक्सेस डिनाइड बोल देगा, लास्ट नॉन होस्टेड। सो चलिए गाइस, एंड ये हो चुका है। और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, अगर आप अब यहाँ पे देखना चाहते हो कि लाइक का KOPE कोप CTL, सॉरी क्यूब क्यूब CTL गेट NODES नोड्स, तो मेरा अभी प्रॉपर क्लस्टर अपडेट नहीं हुआ है। तो जितने भी आपके नोड्स बने होंगे वो सारे नोड्स यहाँ पे दिखा देगा, उनके IP दिखा देगा, सारी चीज आपको दिखा देगा। या क्यूब KUBE क्यूब CTL लाइक गेट पोर्ट्स, कुछ डिफॉल्ट पोर्ट्स वो बनाता है। सो अभी यहाँ पे कुछ भी चीज वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सो एनीवेज अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो क्लस्टर बनाया है पहले मैं अपने क्लस्टर को अपडेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना कोप्स वैलिडेट क्लस्टर, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, जो मैंने वो कमांड करी थी वो ये थी कोप्स अपडेट क्लस्टर और क्लस्टर का नेम,
और हाइफन हाइफन यस लगा दिया था। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऊपर वाली कमांड से क्या होता है आपका अपडेट होता है खाली। तो यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर हो रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट कर लेता हूँ। सो क्लस्टर को वैलिडेट करने के लिए, तो अगर मेरा क्लस्टर बन गया होगा तभी वो मेरा वैलिडेट होगा, अदरवाइज वो मेरे को एक मैसेज दे देगा। यहाँ पर क्या हुआ सेशन। So sudo snap install scopes not found, but you can install with snap install scopes। क्या हुआ भाई, scopes इंस्टॉल तो करा था। गाइस कर लोगे क्लस्टर क्रिएट करना। कल मैं आपको, ये तो था ऑटोमेशन वाला, अभी मैं आपको फील्ड करके दिखा रहा हूँ क्लस्टर्स। अभी गाइस मैं आप लोगों को क्लस्टर फील्ड करके दिखाऊंगा कि आप देखोगे जैसे ही मैं अपने सॉरी नोट्स को फेल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे नोट्स बन जाएंगे। ओके, हमने पहले EKS इंस्टॉल EKS बनाया ना, क्या चीज, EKS क्या EKS सर्विस यूज कर रहे हैं ना हम तो अभी AWS की। नो EKS। ओके, एक AWS पे आपने इंस्टेंस बनाया और उसी में सब मैंने कुछ किया। बकेट का स्टोरेज के अंदर क्लस्टर डिप्लॉय करा है। कल ओके, यहाँ पे करूंगा, कल नहीं, कल मैं मैनुअली बताऊंगा मास्टर स्लेव कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ वाला प्रोसेस करेंगे हम कल, कल EKS बताऊंगा। बकेट में EKS में, ठीक है। मैंने स्टोरेज के अंदर डिप्लॉय करा है, ना कि EKS अभी मैंने टच भी नहीं करा। क्योंकि EKS का क्या है कि मैं पहले EKS क्लस्टर बनाता, फिर उसके अंदर मास्टर और वो नोड करता। बट मैंने पहले क्लस्टर बनाया है, फिर ऑटोमेटिकली जब उस क्लस्टर ने बनाया तो उसी में मैंने क्या कर दिया, अपने नोड्स डिप्लॉय कर दिए हैं। मैं एक्चुअली मैं ये बताऊंगा कि क्लस्टर का बेनिफिट क्या है। और यहाँ पे ऑटोमेशन, ऑटो स्केलिंग सब ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है कुबरनेट के अंदर, इसलिए ये टूल ज्यादा यूजेबल है, इसलिए मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड आ रही है। सो यू कैन सी, स्कोप तो इंस्टॉल हुआ ही नहीं सर इसमें। कोप्स इंस्टॉल करा तो था यार मैंने। बैठ गया सिस्टम। कोप्स इंस्टॉल तो करा था, ये रहा ना। कोप्स नहीं होता तो कोप्स की कमांड चलती कैसे, क्रिएट क्लस्टर कैसे बनता। सो वैलिडेट फेल्ड हाइफन हाइफन नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, नेम मेरा इज क्लस्टर का नाम क्या है, बलोदी। किस। एक्चुअली में ना 2 GB रैम हो ना तो बेटर चलता है। सो यू कैन फाइंड द सपोर्टेड स्टोर। क्या कौन सा, ये कंसोल मैंने डाउनलोड करा है। अरे यार kubectl गेट्स नोट्स दिखा दे तो
बहुत धीरे सॉल्व कर रहा है। सेटअप तो मेरा हो चुका है कंप्लीट। kubectl मेरा माने कि प्रॉपरली काम कर रहा है, सारी चीजें डिप्लॉय हो चुकी हैं क्लस्टर के थ्रू। आपने और डिस्क का स्पेस क्या रखा था? 8 GB रखा था, 30 GB रखा था? मैंने यार 1 GB नहीं, वो 20 GB करा था मैंने। ओके। मैंने 20 GB करा था। क्या हुआ, कमांड्स कहाँ खो जाती हैं। चलो एनीवेज, कुछ कमांड्स हैं बाद में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे दिखाना चाहता, तो जितने भी नोट्स वगैरह थे ना, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाते। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो चीजें मैंने बनाई है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको बताओ तो हमारे 2 नोट्स यहाँ पर बन के आए थे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ, मास्टर और इनको। तो क्या होना चाहिए, बट मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, और क्लस्टरिंग के अंदर ऑटोमेटिकली बैकबोन में वो अदर प्रोसेस है ऑटोमेशन का। तो यहां से देखिए कि जो मेरे नोट्स थे वो परमानेंटली मेरे यहां से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि 2 मेरे नोट्स यहाँ पे सेटिंग डाउन हो रहे हैं। जैसे ये मेरे नोट सेटिंग डाउन होंगे, मेरे ऑटोमेटिकली नए नोट्स दोबारा से डिप्लॉय हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि कुबरनेट्स ऑटोमेटिकली स्केलिंग प्रोसेस और ऑटोमेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है इन बैकएंड, इसीलिए वो अपना एक डेडिकेटेड नेटवर्क भी डिप्लॉय करके चलता है। बट गाइस, आप जब तक इसको डिलीट करते रहेंगे, ये नोट्स बनते रहेंगे आपके, ऑटोमेटिकली स्केलिंग अप्लाई हो जाती है। सो जब तक आप स्केलिंग डिलीट नहीं करोगे, जब तक आपके ये चीजें रुकेंगी नहीं और आपके सर्वर्स बनते रहेंगे। सो जस्ट वेट कि अभी मेरा ये टर्मिनेट हो रहे हैं, और टर्मिनेट के बाद ये मेरी डिप्लॉय हो जाएंगे। इज इट क्लियर गाइस? थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी क्लास चली गई आज हमारी। विकास, गोपाल, बलोदी, कर लोगे? जैसा ट्राई करेंगे, कर लेंगे। जी सर, ट्राई करते हैं सर। ये पीडीएफ कमांड वाली पीडीएफ शेयर करना मेरे को। हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये देखिए अपने आप ही मेरी मशीन यहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई। हम्म। सो ये जब तक आपकी बनती रहेंगी, आप चाहे फिर डिलीट कर दो, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगा गाइस। अभी आपकी मशीन प्रॉपरली शट डाउन नहीं हुई है ऊपर वाली, और देखिए उसने नए सर्वर्स यहाँ पे डिप्लॉय करके आपको दे दिए हैं। जी हाँ। और देखिए यहाँ पर भी उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, कनेक्शन टू द एपीआई below the iccp.co.in closed by remote host। बट दोबारा से कनेक्शन। वो मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, यहाँ पर वो दोबारा से मेरा कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर देगा। हमें कमांड्स क्यों नहीं ले रहा है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई क्या? चलिए एनीवे, सो
गाइस ये देखिए आपकी मशीनें जब तक बनती रहेंगी जब तक आप अपनी ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट नहीं करोगे। और यहाँ तो मैंने चलो T2 माइक्रो लिया हुआ है, अगर आपने फाइल एडिट नहीं करी तो आपके T2 मीडियम मशीनें बनती रहेंगी और आपको पता है वो चार्जेबल है और आपका कितना बिल बन जाएगा, पता है ना आप लोगों को गाइस कि T2 मीडियम बाय डिफॉल्ट था। अगर मैं उसको T2 माइक्रो नहीं करता तो बार बार वो T2 मीडियम ही मशीन बनाती, और अगर 10 बार आपकी मशीनें बनती तो 10 बार आपके उसके अलग अलग चार्जेस लगते। जी हाँ। अब पता लगा बलोदी आपके पैसे क्यों लगे थे। So scaling, लोड बैलेंसर्स, ठीक है ना, आपका वीपीसी, ये सारी की सारी चीजें वो डिप्लॉय कर देता है बैकएंड में ऑटोमेटिकली। सो मैंने अब स्केलिंग अगर अपनी डिलीट यहाँ पे करी है, तो मेरा वीपीसी भी जब तक डिलीट नहीं होगा, आप देखिए इंस्टेंस रनिंग में आता हूँ तो अब यहाँ पे एक ही रनिंग इंस्टेंस आ गया है, क्योंकि मैंने अपनी स्केलिंग डिलीट करी है तो ऑटोमेटिकली जो भी मशीनें स्केलिंग के थ्रू बनी है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। और सेम एज कि आपका जो वीपीसी बनाया आप वो वीपीसी भी अपना डिलीट कर दें, अदरवाइज उसके भी आपके चार्जेस लगते रहेंगे। तो यहाँ पे एक बलोदी नाम का वीपीसी, और ये वीपीसी आपका जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आपकी वीपीसी किसी भी इंस्टेंस के साथ अटैच्ड होगा तो आप इस वीपीसी को डिलीट नहीं कर सकते हो। सो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। आज का सेशन पूरा 2 आवर्स का है। ठीक है सर। करिए इसको, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बता दिया है, कल मैं ईकेएस पे आपको डिप्लॉय कराऊंगा, और ईकेएस से पहले मैं आपको पहले मैनुअल प्रोसेस कराऊंगा कि यहाँ तो चलिए मास्टर और स्लेव क्या बने, ऑटोमेटिकली बने हैं, बट इस प्रोसेस को आप मैनुअली भी कर सकते हो कि आप मैनुअली मास्टर बनाना चाहते हो और मैनुअली क्या अटैच करना चाहते हो, अपने नोट्स को मैनुअली आप क्या करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो, तो ये पूरा प्रोसेस भी आप अपना कर सकते हो। सो ये प्रोसेस भी हम बताएंगे, बट लेट्स सी, कल देखते हैं 1 by 1। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ठीक है सर, बाय।